बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अगले 2 दिन यानी कि गुजर गई रात ये और आगे मज़ीद 24-36 घंटे जो है वो बहुत ही क्रूशल हैं, और इस दौरान अगर कोई बर्फ़ पिघल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना यह कशीदगी बहुत बढ़ेगी और मज़ीद बढ़ जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि एक सख्तगीर मौक़िफ़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इख्तियार कर लिया है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनको अपनी मकबूलियत पे बहुत नाज है और जनरल आसिम मुनीर साहब को अपनी ताकत पे बहुत नाज है। तो ये दो इंतहाएं जो हैं ये आपस में टकराई हुई हैं, और इन दो इंतहाओं को के दरमियान जो बर्फ़ पिघलनी है वो कैसे पिघलेगी, इसके बारे में तमाम के तमाम लोग परेशान हैं और कोशिशें कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तजावीज़ दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो तमाम तजावीज़ जिसमें उनको माइनस करना मकसूद हो, उनका पाकिस्तान से बाहर जाना मकसूद हो, सियासत से कुछ अरसे के लिए अलग होना, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर चुके हैं। इमरान खान साहब वो कहते हैं कि मैं मैदान में रहूँगा और मैदान में रह के मुकाबला करूँगा, और मैं किसी कोई गलत बात मेरी डिमांड नहीं है, कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन मांग रहा हूँ और आइन के तहत मांग रहा हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे दिया जाए, और दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मेरा कोई मुतालबा नहीं है, और मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मेरा आर्मी चीफ से झगड़ा है, ना ही मेरा फौज से झगड़ा है, ना ही मेरा बॉफ एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा है, मेरा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। और अगर वो कोई उस साइड पे यानी कि मिलिट्री साइड पे कोई गलत फहमी का शिकार है, कोई अगर इसको लड़ाई समझता है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो वाज़े तौर पे जो कोर कमांडर हाउस और जो 9 मई को जितने भी तशद्दुद के वाक़यात हुए, जो नुकसान पहुंचा, उसकी वो मजम्मत कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत कर दी, बाहर आके भी मजम्मत कर दी, और वो उसकी भी एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनको यकीन है बल्कि कि इस मामले में वो बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, और ना वो और ना ही उनकी पार्टी मुलव्वस है। कुछ चीज़ें गुज़श्ता रात ऐसी हुई हैं जिसके बाद सूरत हाल हल्की सी आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के हक़ में है। इमरान खान साहब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इमरान खान साहब दोबारा अपने पाँव जमा रहे हैं, कदम जमा रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ एक झूठा किस्म का प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव मुसल्लत किया गया मीडिया के ज़रिए, अब उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल कर रहे हैं। उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि जब इंसान ने कुछ किया ना हो तो उनको कोई होता नहीं है। जो ये अब तक जो इन्वेस्टिगेशन, अब तक गैर सरकारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, मेरी इत्तला के मुताबिक, अब जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस और दीगर नुकसान उठाया, ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग थी, पहले से तयशुदा प्लान था, और इस पे फ्यूल छिड़का गया, और कुछ अनासर ने जिसमें गुल्लू भट्ट भी शामिल हैं, जो सानिया मॉडल टाउन, बिल्कुल सानिया मॉडल टाउन वाला हाल, गुल्लू भट्ट भी शामिल हैं, और उसमें इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि इमरान खान साहब के अंदर, इमरान खान साहब की सोच से जो उनके साथ कोई चपकलश हो सकती है, या कोई और किसी ग्रुप से या एस्टेब्लिशमेंट से या नून लीग से इनसे मिला हो, और वो भी उसने भी फैसिलिटेट किया हो कि ये जो पूरे का पूरा प्लॉट तैयार किया गया, उस प्लॉट का हिस्सा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, ये अगली बात मैं करता हूँ, 2-3 खबरें और भी हैं मैं आपसे शेयर कर दूँगा, लेकिन जो डिटेल्स चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि इमरान खान साहब को उठाया जाना था। ये मिलिट्री साइड पे भी टॉप से लेके पता था, जिसने एग्जीक्यूट करना था, पता था कि इमरान खान साहब को आज उठाया जाना है, और इमरान खान साहब को उठाया जाना था तो ये भी पता था कि इमरान खान को जब उठाया जाएगा उसका रद्द अमल आएगा, और उस रद्द अमल को रोकने के लिए क्या सफिशेंट SOPs लिए हुए थे वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आए, जिससे ये दाल में कुछ कुछ काला नज़र आता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है उस दिन बिल्कुल जो आम सिक्योरिटी होती है वो भी हटा दी गई थी, ज़ीरो पे आया हुआ था मामला। कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, वो किधर थे, और 3.5 घंटे जब ये सब कुछ हो रहा था और उन्होंने आके कोर कमांडर हाउस के सामने धरना देना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था, तो उस वक्त तक उनको क्यों नहीं रोका गया। ये पुरअमन एहतजाज था, यास्मीन राशिद साहिबा ऐलान भी कर रही। अब नंबर 1, नंबर 2, ये जब सब कुछ हो रहा था तो IG को इल्म था कि आज उठाया जाना है। निगरान CM को पता था, नकवी साहब को, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी उनको पता था,
CCP اور لاہور کو پتہ تھا. تو اس دوران کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ کیا دانستہ کسی ایسے عناصر تھے اندر بیٹھے کچھ لوگ جو چاہتے تھے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے؟ وہ سب کے سب پھر کچھ اور شواہد بھی میڈیا پرسن کے ساتھ بھی کچھ ہیں، ایسے شواہد بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے کچھ اور بھی تھا. یہ جو باہر ہمیں نظر آ رہا تھا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، کچھ اور مقاصد بھی تھے، اور ایگزیکیوشن جس طریقے سے ہو رہی تھی وہ بھی. لہذا یہ ثبوت سارے عمران خان صاحب کو بھی کچھ مل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ لیکن اب جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یکدم جو جلکار کی گئی وہ آرمی ایکٹ، فوجی عدالتیں، فوجی قانون، اور اس کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور جتنی بھی خواتین و مرد رہنما گرفتار کیے گئے ہیں ان پہ بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور وہ علی محمد خان کی تصویر دیکھنے والی ہے کہ وہ آرام سے شریف آدمی نکلتے ہیں باہر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں ان کے شاپنگ بیگ پکڑا ہوا ہے، اور ان کو دوبارہ پولیس وین میں بٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تو یہ ایک پورے کا پورا ایک پلاٹ تیار کیا گیا تھا. اس میں ظاہر جب جلوس آ رہا تھا تو اس میں بھی کچھ عناصر موجود تھے، ڈیفینیٹلی موجود تھے جنہوں نے یہ کام کیا. پھر کچھ تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں. میرے اپنی اطلاع کے مطابق اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ نون لیگ نے اٹھایا. نون لیگ سب سے زیادہ پیش اور مولانا، یہ دو جو ہیں فریقین، یہ بہت زیادہ ایگریسیولی آئے ہیں اور اس کو کیش کروانے کی کوشش کی ہے. یہ چیزیں آ چکی ہیں. اب جب یہ ٹائم گزرا، اب جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے نا جی، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی، یہ چیپٹر کلوز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگاتے ہیں تو وہ جو اندر 23 لوٹے بیٹھے ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. ان کو کون؟ کیونکہ باقی تو سارے باہر نکل چکے ہیں. پابندی لگے گی تو سب سے پہلے وہ 23 لوٹے جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور پارٹی عہدیدار ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ پابندی لگانے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جانا پڑے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا چہرہ ان کو بے توقیر آپ لوگ اتنا کر چکے ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلاننگ کے تحت ان کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، ان کی بےزتی کی جا رہی ہے، ان کی دھمکیاں، ان کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، اور اب تو کھلی عدالت میں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جناب آپ عمل کروا کے دیکھ لیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اعلیٰ عدلیہ میں. تو اسی عدلیہ کے پاس یہ پاکستان تحریک انصاف کو پابندی لگوانے کے لیے جائیں گے؟ نیور ایور. یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی یہ کوئی 90-80 کی دہائی نہیں ہے، اور نہ ہی ایوب خان صاحب کا زمانہ ہے کہ یہ آپ ملٹری کورٹس کے ذریعے، یعنی مارشل لا لگا ہوا ہے، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ عدالتیں اس طرح کی ہیں آپ کو ارشاد حسن خان اور جسٹس منیر والی کہ جو فوراً ٹھپا لگا دیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. نمبر 1، انٹرنلی بھی ممکن نہیں ہے، جو ہماری انٹرنل سچویشن ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی بھی ممکن نہیں ہے. اور عدلیہ کا جو موڈ ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت اور فوجی عدالتوں کے تحت سیاسی کارکنان کو اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ان کے حوالے کر دیں اور وہ خاموش رہیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات، اب اصل جو پریشر ہے، کیونکہ یہ تو لوکل پریشر، ان کو تو کچھ نہیں کرتے، انٹرنیشنل پریشر بہت آ رہا ہے. امریکن کانگریس مین جو 66 وہ آلریڈی امریکی وزیر خارجہ کو لکھ چکے ہیں، اور توجہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ وارن کر رہی ہیں، خبردار کر رہی ہیں. فوجی عدالتیں نہیں چلیں گی، فوجی قانون نہیں چلے گا، سیولین کا ٹرائل نہیں ہوگا فوجی عدالتوں میں، وہ وارن کر رہے ہیں. امریکہ کے بعد کینیڈا سے بھی 16 ارکان نے کینیڈین پرائم منسٹر کو لکھا ہے کہ اس طرف توجہ کروائیں، اور ان کی پارلیمان کے اندر یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیا جائے، لوگوں کو اپنی پسند کی حکومت منتخب کرنے کی اجازت دی جائے، اور جلد سے اور سیاسی آزادیوں جلسے کرنے کی اور سیاسی آزادیاں اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہاں سے پریشر آ رہا ہے، یورپی یونین کی طرف سے آ چکا ہے، اور برطانیہ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ ابھی ان کا پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن وہ انٹرنل مسئلہ اپنی جگہ. یہ جو تازہ ترین ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوئی ہے بدترین طرح کی، اور کل رات بھی انم شیخ جو کہ جرنلسٹ ہیں، خاتون جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. ابھی تک گرفتاریوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ تو پارلیمان کی طرف سے ہے ہی، امریکن کانگریس مین اور کینیڈین پارلیمنٹیرین ان کی طرف سے ہوا ہے. عمران خان صاحب کے رابطہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کو فون آیا ہے قومی سلامتی کے مشیر سابق جان بولٹن کا، امریکہ کے، ان کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز ڈسکشن ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو بھی
सारी सूरत हाल से आगाह किया, उन्होंने भी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूछा, और ये एक अहम डेवलपमेंट है। और इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा ताना बाना जो बुना गया था रजीम चेंज का, वो ये बुना गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका मुखालिफ हैं, एंटी अमेरिका हैं और एंटी इसराइल हैं, और इसराइल को तस्लीम करने के मामले में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो ये सारे का सारा एक ताने बाने बुने गए थे, और उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा क्लियर है कि हम दोस्ती सबसे चाहते हैं लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं, तो वो इसी असूल पे कारबंद है। तो उन्होंने यहाँ की सारी सूरत हाल से आगाह किया, और उसके नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में निकलेंगे। फिर ज़ल्म खलीलज़ाद का इंटरव्यू आ चुका है, डॉन अखबार में शाया हुआ है। वो अपनी बात पे मुकम्मल तौर पे वो कारबंद हैं, और वो जितने भी उन्होंने ट्वीट्स किए आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब के बारे में, सियासी सूरत हाल के बारे में, उस पे वो एक एक लफ्ज़ पे कायम है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना ही लॉबियस्ट हूँ, ना ही उनका कारकुन हूँ, ना ही उनका हमदर्द हूँ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो माइनस इमरान खान और इमरान खान का असैसिनेशन अटैम्प्ट और मज़ीद जो की जा रही हैं उनको माइनस करना, इससे पाकिस्तान डिस्टेबल होगा और इसका असर पूरे रीजन पे पड़ेगा, और रीजन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। इसलिए आने वाले दिनों में ये प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अब आते हैं इमरान रियाज साहब का, आज फिर अपेयर होना, उनका भी देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे जी। दूसरी जानिब चीन ने बहुत एक अच्छा काम किया जी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के भी वाज़ेह तौर पे इंडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस करवा रहा था, और चीन ने उसमें जाने से इनकार कर दिया है। ये पहला धचका है। बाकी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक चल रहा है। गवर्नर सिंध साबिक इमरान इस्माइल साहब, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और दीगर अभी गिरफ्तारियाँ नहीं रुकी, नहीं थमी। अलबत्ता एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उनके रफ़्का जो हैं वो इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि जनाब ज़रा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक स्टांस ले लेना वो मुनासिब नहीं है। यानी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान दूरियां ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब बड़ा क्लियरली बता चुके हैं कि उनका किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें कल कह दी हैं कि उनकी तरफ से इत्तलात उनको मौसूल हुए मैसेजेस, उसमें उन्होंने बता दिया ना मैंने पाकिस्तान छोड़ना है, ना मैंने पॉलिटिक्स छोड़नी है, और मैं तो आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और नुकसान जान चली जाए कोई मसला नहीं है, जान देने के लिए भी वो तैयार हैं। और वो अब ये बावर करवा चुके हैं कि उनका फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा है, ना ही उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसी कोई तकलीफ़ दी है। हाँ, उधर साइड पे कोई शिकायत है, यानी कि आसिम मुनीर साहब को या आसिम मुनीर को, तो उधर हो सकती है, मेरी तरफ तो कोई नहीं है। तो हम तो बैठने के भी तैयार हैं, बातचीत के लिए भी तैयार हैं। जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब जिन्होंने हमें हटा दिया था, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनको हटाए जाने के बाद भी जनरल बाजवा साहब से मीटिंग होती रही है, तो जनरल फैज़ साहब से भी होती रही हैं। तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी पार्टी को आर्मी एक्ट के तहत या उनके अरकान को ब्लैकमेल करके धमकियाँ दे के उनको सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने पे मजबूर किया जाए, ये उन्होंने कहा कि चीज़ नहीं है। बाकी असूलों पे समझौता नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान के लिए हर काम करने के लिए तैयार है। ना ही मैं कोई एंटी अमेरिका हूँ, ना ही मैं एंटी पाक आर्मी हूँ, और ना ही मैं एंटी किसी और के हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की दोस्ती, पाकिस्तान का ताल्लुक सबसे एक डिग्निटी के साथ हो, ना कि ग़ुलामी वाला। बहरहाल चीज़ें जी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, बशर्ते कि ज़िद और अना छोड़ दी जाए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल उनको अपनी ताकत पे है जी, कि ताकत पे नाज है कि वो पाकिस्तान के मजबूत तरीन, ताकतवर तरीन अथॉरिटी हैं और दुनिया उनको तस्लीम करती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास सियासी कुव्वत है और मैं मजबूत तरीन सियासी लीडर हूँ, और 14 जमातें एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मेरा पलड़ा भारी है। ये दो अनाएँ ज़िद टकराई हुई हैं। तो देखते हैं कि अच्छे लोग दरमियान में पड़े हुए हैं सुलह करवाने के लिए, क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।